चलिए ध्यान दिया जाए। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। और ये चैप्टर मैग्नेटिज्म का सबसे आखिरी चैप्टर होने वाला है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बात समझ में आ रहा है? तो आज जो है सो हम लोग अपना एक लास्ट चैप्टर मैग्नेटिज्म का, जिसका नाम है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आज शुरू करने वाले हैं। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंस है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सीखने वाला चैप्टर है। तो हर चीज़ों को धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। तो इस चैप्टर के कहानी को हम लोग शुरू करते हैं कहाँ से? तो इस चैप्टर के कहानी को हम लोग शुरू करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स से। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे, वैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव ही होता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग डिफाइन करते हैं कैसे? तो इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ it is defined as the number of magnetic lines of forces, number of magnetic lines of forces passing perpendicularly passing perpendicularly through any surface, through any surface, कि किसी भी सरफेस से होकर के जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगे परपेंडिकुलरली, उसी नंबर ऑफ लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी नंबर ऑफ लाइंस को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो मान लो कि ये कोई सा सरफेस है और इस सरफेस से होकर के फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रहा, इस सरफेस से होकर के फील्ड लाइंस पास कर रहा है। तो जो पास करने वाला फील्ड लाइंस होगा, जितने नंबर्स में होंगे, उसी नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी नंबर्स को हम लोग बोलेंगे क्या भाई? मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे ये एक रहा, ये दो रहा, ये तीन रहा, और ये सारे इस सरफेस के कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो पास करने वाले लाइन है, मतलब यहाँ का मैग्नेटिक फ्लक्स जो है फाइव बी, वो कितने के बराबर में है? 3 के बराबर। तो ये होता है क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखो कि यहाँ पर दो चीज है कि हम लोग जो लिखेंगे, यहाँ पर एक टर्म आता है क्या? एरिया वेक्टर का। तो एरिया वेक्टर क्या होता है? हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर और बाहर के तरफ इसका हम लोग डायरेक्शन लेते हैं, और एरिया को क्या बोलते हैं? एरिया वेक्टर है। तो कहा क्या कि अगर कोई सा मैग्नेटिक फील्ड है, अगर कोई सा मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड किसी सरफेस से पास कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, परपेंडिकुलरली, किसी सरफेस से परपेंडिकुलरली पास कर रहा है। तो सरफेस से परपेंडिकुलरली पास करने का मतलब क्या किया कि ये है अगर एक सरफेस, तो इस सरफेस से कोई मैग्नेटिक फील्ड बी पास कर रहा है, ऐसे मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड बी ऐसे पास कर रहा है। और इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग बोलते हैं क्या? कि इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग बोलते हैं क्या? कि ये जो है इसका एरिया वेक्टर होगा, जो परपेंडिकुलरली किधर होगा? बाहर की तरफ। तो अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से परपेंडिकुलरली पास कर रहा है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर या फिर एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड बी जो है ये एरिया वेक्टर के पैरेलल है, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में है, या दूसरे वर्ड में कहें तो एरिया के क्या है? सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर। तो अगर इसके एरिया को हम लोग ए बोल देते हैं, तो कहता है क्या कि जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो इक्वल टू होगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड। ये इक्वल टू होगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको प्रोडक्ट कर दीजिए किससे? एरिया से। और ये एरिया कैसा होना चाहिए? तो एरिया होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। या दूसरे शब्द में आप कहिए तो इसी एरिया को आप कहिए कि जो बी होना चाहिए, जो ये प्रोडक्ट है, आप कह सकते हैं क्या? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, दूसरे वर्ड में आप क्या कह सकते हैं? कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इन
द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, कि वैसा मैग्नेटिक फील्ड जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में हो, एंड द एरिया, कि जो एरिया ए है उस एरिया का और इस एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है उस दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब कि अगर फाई बी हम लोग लिखना चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड है बी, किसके, एरिया के डायरेक्शन में, और एरिया कितना है, ए, तो फाई बी इक्वल टू कितना लिखेंगे, बी इंटू ए। जरा से देख लो कि अगर कहे फ्लक्स के बारे में, तो जो तुम्हारा फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, इज एन स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, बस हम लोग पॉजिटिव फ्लक्स और नेगेटिव फ्लक्स मानते हैं कि सरफेस से बाहर जा रहा है पॉजिटिव, सरफेस के अंदर आ रहा है तो नेगेटिव फ्लक्स। और दूसरी बात कि अगर बात की जाए किस चीज का, एसआई यूनिट का, तो एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स का यहाँ पर जब भी बात कर रहे हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का। और मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, इज, ध्यान दीजिएगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है क्या, टेस्ला। इस मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला। और ये एरिया है, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो आप इसका एसआई यूनिट अगर कहें तो टेस्ला मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। इसी को हम लोग इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसी को किस नाम से जाना जाता है, इसी को जाना जाता है एक नाम वेबर से, जिसको हम लोग WB से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ रही है। अब देखो कि क्या जरूरी है कि हमेशा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो, कोई जरूरी तो नहीं है ऐसा। तो मान लीजिए क्या कि अपने पास एक सरफेस है और ये सरफेस है कुछ ऐसा, ये सरफेस ऐसा सर्कल है तुम्हारे सामने, तो इसका अगर हम लोग एरिया वेक्टर का बात करेंगे, अगर इसके एरिया वेक्टर का हम लोग बात करेंगे तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो यहां से जाएगा और ये कुछ परपेंडिकुलर ऐसा होगा यहां से बाहर के तरफ, ये हो जाएगा क्या तुम्हारा एरिया वेक्टर, ये हो जाएगा क्या, वेक्टर ए। और मान लो कि कोई एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहां से थीटा एंगल बनाते हुए पास कर रहा है एरिया वेक्टर से, एरिया वेक्टर से ये मैग्नेटिक फील्ड भी कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना। बात समझ में आ रहा है। कह रहा है क्या यहाँ कि इफ द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर ए इज कितना, थीटा। अगर वेक्टर बी और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना हो, थीटा, तो आप देखिए कि इस वेक्टर बी का दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पॉसिबल है। एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जिसके साथ थीटा लगा हुआ है, उसके साथ कौन सा लेंगे, बी कॉस थीटा, उसके साथ कौन सा लेंगे, बी कॉस थीटा। और एक कंपोनेंट जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ है उसके साथ हम लोग क्या लेंगे, बी साइन थीटा। ध्यान से देखना कि बी साइन थीटा इस सरफेस के पैरेलल हो जा रहा है, इस सरफेस को कभी ये क्रॉस नहीं करेगा, तो इसके कारण कोई फ्लक्स नहीं होगा। और हम लोग पढ़े हैं क्या कि जो फ्लक्स होता है वो होता है क्या, एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड, कैसा मैग्नेटिक फील्ड, तो इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो एरिया वेक्टर के किस में हो, डायरेक्शन में। तो बेटा फ्लक्स जो यहाँ फाई बी लिखेंगे हम लोग वो एरिया है ए, और एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, बी कॉस थीटा की बी साइन थीटा, बी कॉस थीटा। तो यहाँ फ्लक्स कितना लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा। और इसी को हम लोग फाई बी को हम लोग ए डॉट बी या बी डॉट ए भी लिखते हैं, क्यों कि कॉस थीटा में डॉट प्रोडक्ट डिफाइंड होता है। फाइनली हम लोग जो फ्लक्स का फॉर्मूला याद रखेंगे, फाई बी इक्वल टू, वो हमेशा क्या याद रखेंगे, बी ए कॉस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बदलते हैं तो फ्लक्स बदलेगा, अगर एरिया बदलते हैं तो भी फ्लक्स, और अगर थीटा बदलते हैं तो भी फ्लक्स बदलेगा। बात समझ में आ रही है। अब देखिए कि इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है
हमारे इस चैप्टर का पहला लॉ, जिस पहला लॉ को हम लोग बोलते हैं फैराडेज लॉ। तो किसी भी नियम बनाने से पहले कुछ ना कुछ साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर क्या करते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर कुछ लॉ बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि फैराडे ने एक्सपेरिमेंट क्या किया था। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग यहाँ देखने वाले हैं क्या, हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं क्या कि फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या था, है ना। तो हम लोग यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे फैराडेज एक्सपेरिमेंट। क्या हेडिंग लगाएंगे? फैराडेज एक्सपेरिमेंट। फैराडेज एक्सपेरिमेंट, कि फैराडेज का एक्सपेरिमेंट क्या था। अब ध्यान दीजिएगा कि फैराडे के एक्सपेरिमेंट को ध्यान से सुनिएगा। फैराडे ने 3 बार अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया। कोई भी एक्सपेरिमेंट करोड़ों बार किया जाता है, लेकिन उस करोड़ों बार में से हम उसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं जो ज्यादा सक्सेस है। तो 3 एक्सपेरिमेंट उसके ऐसे देखे गए इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिस पर, जो उसको दिखा कि ऐसा हो रहा है। तो जिसमें इसने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो किया था, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इसने किया, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इसने एक मैग्नेटिक फील्ड लिया, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा लिया? क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। कैसा मैग्नेटिक फील्ड लिया? क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। कैसा भी मैग्नेटिक फील्ड लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग यहां पर कैसा ले रहे हैं? क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं। और इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की खासियत है ये कि ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। और इस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया फैराडे साहब ने? एक करंट कैरिंग लूप को रख लिया। क्या किया? एक लूप को रख लिया। ये लूप से करंट बह नहीं रहा। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड रुकी हुई है और ये लूप भी रुका हुआ है, तो इससे होकर के कोई करंट अभी बहेगा नहीं। और इस लूप में क्या किया? एक जगह पर इन्होंने गैल्वेनोमीटर फिट कर दिया। देखा क्या कि यहां पर बी जो है, ये बी कैसा है? वेरिएबल है। बी लगातार बदल रहा है। बात समझ में आ रहा है? कैसे बदलेगा सर? मान लो बी इक्वल टू दिया हुआ है कितना? 2t। टी का वैल्यू 0 रखेंगे, बी 0 रहेगा। टी का वैल्यू 1, बी 2, 2, 4। तो जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो इन्होंने देखा क्या कि जब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था लगातार, तो लगातार चेंज हो रहा था, तो इन्होंने देखा क्या कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हो रहा है। गैल्वेनोमीटर का क्या हो रहा है? डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये कि इस कॉइल में कहीं ना कहीं साहब करंट इंड्यूस हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? इन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि ये कॉइल रखा, इस कॉइल का कुछ ना कुछ एरिया होगा ए, और ये एरिया को इन्होंने जो रखा, कॉइल के एरिया को, ये इन्होंने कांस्टेंट रखा, इसको बदला नहीं। एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट में फैराडे ने क्या किया ये देखना है। फैराडे ने क्या किया? एक मैग्नेटिक फील्ड लिया जो वेरिएबल था। इन्होंने इसमें एक कॉइल रखा जिस कॉइल का एरिया क्या था? कांस्टेंट था। और देखा कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही हम कांस्टेंट एरिया के कॉइल को रखे, तो इसमें लगा हुआ गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसका मतलब क्या कि इस कॉइल से कहीं ना कहीं करंट इंड्यूस हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो इन्होंने देखा क्या कि ही ऑब्जर्व दैट अ करंट इज इंड्यूस्ड इन क्लोज्ड कॉइल। कि जब हम क्लोज्ड कॉइल में देखे तो देखे क्या कि एक करंट इंड्यूस्ड हुआ व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड वेरीज। व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड वेरीज, जब मैग्नेटिक फील्ड जो है तो वेरी किया, तो इसने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई साहब इस कॉइल में कहीं ना कहीं करंट इंड्यूस हो रही है। ये था क्या? फैराडे का पहला एक्सपेरिमेंट, जिसमें इन्होंने एरिया को कांस्टेंट रखा था और मैग्नेटिक फील्ड को वेरिएबल रखा। अब इसने अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया? तो अब जो फैराडे का सेकंड एक्सपेरिमेंट है, इस सेकंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया? सेकंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि फिर से एक मैग्नेटिक फील्ड लिया। इस मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस ही हम लोग बनाते हैं। फिर से इन्होंने क्या किया? एक मैग्नेटिक फील्ड लिया, और ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में अब की बार जो है सो इन्होंने जो मैग्नेटिक फील्ड बी को रखा, ये बी को रखा क्या? कांस्टेंट। अब की बार इन्होंने क्या रखा? बी को रखा कांस्टेंट। लेकिन इसमें जो लूप रखा गया है, इस बार इसमें जो अब की बार लूप रखा गया है, इस लूप का एरिया वेरिएबल है।
अब कहोगे कि सर एरिया कैसे वेरिएबल हो सकता है, तो सोच लो कि रबर जैसे किसी कंडक्टिंग मटेरियल का ये रूप है, पकड़े खींचे, एरिया बड़ा छोटा, एरिया बड़ा छोटा। बात समझ में आ रहा है? तो क्या हो रहा है कि इसका एरिया क्या कर रहा है, इस बार वेरी कर रहा है, मतलब बी कांस्टेंट, लेकिन ए क्या है, वेरिएबल है। अब की बार भी इन्होंने क्या देखा कि देयर इज अ करंट इंड्यूस्ड इन कॉइल, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, तो फिर से इन्होंने क्या देखा कि इफ द कॉइल coil of variable area is placed in a constant magnetic field, कि जब किसी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया गया भाई, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में एक ऐसे लूप को रखा गया जिसका एरिया वेरिएबल था, then he observed that there is a current induced in coil। अभी इन्होंने क्या देखा कि कॉइल में करंट इंड्यूस्ड किया। पिछली बार क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा था, तो देखा कि इसमें करंट इंड्यूस्ड हुआ। अब की बार क्या हुआ, अब की बार देखा क्या कि एरिया ही बदल रहा है। अब की बार क्या हो रहा है भाई, अब की बार क्या हो रहा है कि एरिया बदल रहा है और बी कांस्टेंट है। तब भी इसने सेम चीज देखा, दो एक्सपेरिमेंट खत्म। तीसरा ऑब्जर्वेशन में इन्होंने क्या देखा, थर्ड एक्सपेरिमेंट में फिर से इन्होंने क्या किया कि एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लिया, और इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में फिर से इन्होंने क्या किया कि एक लूप रखा। लेकिन इस बार मजे की बात यह है भाई साहब, कि मजे की बात यह है कि ये जो लूप था ये लूप भी कांस्टेंट एरिया का था और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या था, कांस्टेंट था। बात समझ में आ रहा है? अब की बार क्या था कि बी भी कैसा, कांस्टेंट, बी भी बदल नहीं रहा है, और ए भी क्या था, कांस्टेंट, ए भी बदल नहीं रहा है। लेकिन इसने इस बार क्या किया कि इस कॉइल को एक रस्सी से बांधा, इंसुलेटिंग रस्सी से बांध दिया, और इस रस्सी को क्या किया, ऐसे घुमा दिया। बात समझ में आ रहा है? तो रस्सी घूमेगी तो देखिए, तो ये कॉइल है, इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसे होगा, और इसको घुमाएंगे तो एरिया वेक्टर भी घूमेगा। मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा। तो इस बार क्या हुआ कि बी कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, लेकिन थीटा जो है, थीटा कैसा था, वेरिएबल था। बात समझ में आ रहा है? तो इन्होंने देखा क्या कि when a coil of constant area is rotated inside a constant magnetic field, जब एक कांस्टेंट एरिया को कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया गया, रोटेट किया गया, तब भी इनका ऑब्जर्वेशन सेम रहा। देन ही ऑब्जर्व्ड दैट देयर इज अ करंट इंड्यूस्ड इन कॉइल। मजा आ गया? तीनों ऑब्जर्वेशन अलग अलग है, तीनों ऑब्जर्वेशन में रिजल्ट एक ही है, क्या कि भाई मैग्नेटिक फील्ड बदला तो भी करंट इंड्यूस्ड हुआ, एरिया बदला तो भी करंट इंड्यूस्ड हुआ, थीटा बदला तो भी करंट इंड्यूस्ड हुआ। बात समझ में आ रहा है? अब इस तीनों ऑब्जर्वेशन को मिला करके हम लोग क्या कहेंगे कि अगर बी बदलेगा तो करंट इंड्यूस्ड होगा, अगर ए बदलेगा तो भी करंट इंड्यूस्ड होगा, अगर थीटा बदलेगा तो भी करंट इंड्यूस्ड होगा। तो इन तीनों एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को कंक्लूड करके हम लोग कहेंगे क्या, बाय कंक्लूडिंग दीज रिजल्ट्स या दीज ऑब्जर्वेशंस
ऑब्जर्वेशंस के इन सारे ऑब्जर्वेशंस को कंक्लूड करके हम लोग कह सकते हैं क्या, वी कैन से दैट, वी कैन से दैट क्या, इफ बी changes the current induced in coil, the current induced in coil, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो करंट इंड्यूस्ड हुआ कॉइल में। दूसरा बात क्या कि इफ एरिया चेंजेस द करंट इंड्यूस्ड इन कॉइल, बात समझ में आ रहा है। तीसरा बात क्या कह सकते हैं कि इफ थीटा चेंजेस द करंट इंड्यूस्ड इन कॉइल। तीन स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, ये तीन स्टेटमेंट है। लेकिन हम लोग जानते हैं ये बात क्या भाई कि अभी हम लोग पढ़े थे कि मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी जो होता है, फाई बी जो होता है वो कितने के बराबर में होता है, बी ए कॉस थीटा के बराबर में। तो देखो बी चेंज होगा तब भी फ्लक्स चेंज होगा, ए चेंज होगा तब भी फ्लक्स चेंज होगा, थीटा चेंज होगा तब भी फ्लक्स चेंज होगा। तो इस तीनों स्टेटमेंट को हम कंबाइंड करके एक लाइन में ये कह सकते हैं क्या कि जब किसी क्लोज्ड कॉइल से होकर के फ्लक्स चेंज होगा तो उससे होकर के करंट इंड्यूस्ड होगा। इस तीनों स्टेटमेंट को आप मिला दो, ये फ्लक्स, ये चेंज होगा फ्लक्स चेंज होगा, ए चेंज होगा फ्लक्स चेंज होगा, थीटा चेंज होगा फ्लक्स चेंज होगा। इस तीनों स्टेटमेंट को अगर हम कंबाइंड करके एक लाइन में कहना चाहें, इस तीनों लाइन को एक लाइन बनाना चाहें तो क्या कहेंगे कि जब भी किसी कॉइल से होकर के फ्लक्स चेंज होगा तो उससे होकर के करंट इंड्यूस्ड होगा, ठीक ना। अब इस तीनों स्टेटमेंट से हम लोग इस आधार पर ये बात कह सकते हैं क्या कि व्हेनेवर, क्या कि व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स changes, whenever the magnetic flux changes through a closed coil, कि जब भी किसी क्लोज्ड कॉइल से होकर के मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, then there induced a current, then there induced a current in the coil, कॉइल में क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा। ये तीनों ऑब्जर्वेशन को मिला करके एक रिजल्ट पर पहुंचे और यहीं से बना क्या, फैराडे का पहला लॉ। लेकिन इससे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अभी तक हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट में रखा है, जो ऑब्जर्वेशन में रखा है, वो क्लोज्ड कॉइल था। लेकिन अगर ओपन कॉइल रहे, सर्कुलर कॉइल रहे, यहां से काट दिया और अलग कर दिया टर्मिनल, तो करंट बहेगा क्या, सर्किट तो कंप्लीट ही नहीं है, सर्किट कंप्लीट नहीं है तो करंट नहीं बहेगा। तो अगर ओपन कॉइल रहेगा तो उससे भी फ्लक्स होगा लेकिन करंट नहीं बहेगा, लेकिन पोटेंशियल तो रहेगा दोनों के बीच में, बात समझ में आ रहा है। तो करंट बहने के लिए जरूरी है क्लोज सर्किट का होना, लेकिन अगर क्लोज सर्किट नहीं रहा तो करंट नहीं बहेगा, लेकिन पोटेंशियल रहेगा, जैसे इसको जोड़ेंगे करंट बहने लगेगा, बात समझ में आ रहा है। तो उस पोटेंशियल को हम लोग क्या कहते थे, ईएमएफ कहते थे। याद होगा कि जब किसी सर्किट से होकर के करंट नहीं बह रहा हो उस समय में जो उसके दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में जहां मैं डिफरेंस पढ़ाया था, कहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, पोटेंशियल कैपेसिटेंस में भी, बात समझ में आ रही है। तो ये बात को आप कंक्लूड किए। अब यहां से आता है क्या, फैराडेज फर्स्ट लॉ। क्या आता है, फैराडेज फर्स्ट लॉ। इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर फैराडे साहब क्या कहते हैं, फैराडे साहब कहते हैं कि जब भी किसी लूप से होकर के, अब वो लूप क्लोज हो या ओपन हो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, जब भी किसी लूप से होकर के फ्लक्स चेंज होगा तो उसके टर्मिनल्स के बीच में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और अगर ये कॉइल क्लोज होगा तो उससे होकर के करंट बहेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। क्या कहा फैराडे साहब ने, कहा कि इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स
if the magnetic flux changes through a coil, through a coil, कि जब किसी भी कॉइल से होकर के मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, देन देयर इंड्यूस्ड एन EMF across the terminal of coil, कि कॉइल के टर्मिनल के बीच में क्या होगा, एक EMF होगा। तुमको पता होगा कि EMF ही ऐसा फैक्टर है जिस फैक्टर के कारण करंट बहता है। EMF नहीं रहेगा तो करंट, तो कॉइल खुला हुआ है, अब ये दो टर्मिनल है, तो इससे होकर के फ्लक्स चेंज होगा, इसका मतलब इस दोनों टर्मिनल के बीच में EMF मेंटेन हो जाएगा, और जैसे इसको जोड़ेंगे करंट बहने लग जाएगा, सर्किट कंप्लीट होगा। बात समझ में आ रहा है? तो फैराडे ने क्या कहा कि इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस थ्रू अ कॉइल, then there induced an EMF across the terminal of coil, and if it is a closed coil, and if it a closed coil, then the current induced in coil, अगर ये कॉइल क्लोज रहा तो इससे होकर के करंट भी बहेगा, अगर क्लोज नहीं रहा तो दोनों टर्मिनल के बीच में EMF होगा। ये था इनका पहला लॉ, फ्लक्स चेंज होने की। बात समझ में आ रही है? अब देखो कि फैराडे ने इसमें एक और ऑब्जर्वेशन देखिए कि क्या है, कि मान लीजिए क्या कि यहां पर एक लूप रखा हुआ है ऐसा, और ये लूप लगा हुआ है किस चीज से, इधर गैल्वेनोमीटर से, इधर लगा हुआ है किसी से, गैल्वेनोमीटर से। ये लूप तुम्हारे सामने ऐसे रखा हुआ है, ठीक ना, तुम ऐसे इसको देख रहे हो। हमने क्या किया, यहां पर एक मैग्नेट रख दिया, जिस मैग्नेट का ये वाला टर्मिनल नॉर्थ पोल है और ये वाला टर्मिनल साउथ पोल। तो इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल से बहुत सारे फील्ड लाइंस निकलेंगे, इस मैग्नेट के बहुत सारे फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? अब तुम जरा सा सोचो कि अगर इस कॉइल को मैं इसके नजदीक लेके चला जाऊं, फ्लक्स बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अभी कम लाइन पास कर रहा है, नजदीक ले जाएंगे अधिक लाइन पास करने लगेगा, फ्लक्स बदल जाएगा। अगर मैं इस मैग्नेट को ही नजदीक लेके आ जाऊं तो भी फ्लक्स बदल जाएगा कॉइल से। अगर ये धीरे आगे जा रहा हो और ये पीछे से बहुत तेज आ रहा हो तो भी फ्लक्स बदलेगा। लेकिन अगर ये भी 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा हो, ये भी 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा हो, तब फ्लक्स बदलेगा क्या? तब फ्लक्स नहीं बदलेगा। इसका मतलब कि इस दोनों के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो, तो इस कॉइल से होकर के फ्लक्स बदलेगा, और जब फ्लक्स बदलेगा तो इसमें भी करंट इंड्यूस्ड होगा और ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। बात समझ में आ रहा है ना? क्या फैराडे साहब कह के गए क्या भाई, कि मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो करंट इंड्यूस होगा। तो अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे भी बदल सकते हैं ना, एक मैग्नेट लियो और मैग्नेट लेके यहां हो गए खड़े, कॉइल फिक्स। अब हम मैग्नेट को नजदीक लेके जाएंगे, अचानक से नजदीक लेके गए, फ्लक्स बदलेगा क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऐसे है, अभी कम जा रहा है, नजदीक जाएंगे अधिक जाने लगेगा, तो फ्लक्स बदल रहा है। फिर हम क्या किए, कॉइल को ही नजदीक लेके आ गए, कॉइल को भी नजदीक लेके आएंगे, उस समय में भी क्या होगा, इससे होकर के फ्लक्स बदलेगा। लेकिन अगर दोनों को हम ऐसे करके लेते आए, फ्लक्स कभी बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। तो इन्होंने कहा क्या कि इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन अ बार मैग्नेट एंड अ कॉइल, इन्होंने कहा क्या दूसरे वर्ड में, कि इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन। अब रिलेटिव मोशन जीरो नहीं होना चाहिए। रिलेटिव मोशन में आप पढ़े होंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो लिखते हैं वो लिखते हैं VA माइनस VB। आप लोग रिलेटिव मोशन अगर 11th में पढ़े हो तो पढ़े होंगे। और VA माइनस VB जीरो हो जाएगा कब, जब ए और बी दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाए, सेम। तो रिलेटिव मोशन होना चाहिए, ठीक ना, तभी फ्लक्स बदलेगा। तो इन्होंने कहा क्या कि इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड बार मैग्नेट, कि किसी बार मैग्नेट और कॉइल के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होगा, देन देयर
then their induced an EMF across the terminal of coil, कि इस कॉइल के टर्मिनल के अक्रॉस में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, एंड इफ इट इज अ क्लोज्ड कॉइल, अगर क्लोज्ड कॉइल रहेगा तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, देन द करंट इंड्यूस्ड थ्रू द कॉइल, तब क्या होगा, इस कॉइल के थ्रू करंट भी इंड्यूस्ड होगा। ये दोनों ही स्टेटमेंट एक ही बात है। वहां भी कह रहा था फ्लक्स बदलेगा, और रिलेटिव मोशन होने से भी क्या होगा, रिलेटिव मोशन होने से भी जो है, तो इसमें रिलेटिव मोशन जब होगा बार मैग्नेट और कॉइल के बीच में, इससे भी क्या होगा, फ्लक्स में चेंज होगा, और फ्लक्स में चेंज होगा तो करंट इंड्यूस्ड होगा। ये दोनों है क्या, फैराडेज का लॉ। तो फैराडेज का फर्स्ट लॉ क्या कहा, कि किसी कॉइल के और मैग्नेट के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होता है तो फ्लक्स चेंज होगा, तो इस कॉइल में करंट इंड्यूस्ड होगा। अगर कॉइल क्लोज नहीं है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और अगर कॉइल को क्लोज कर दिए तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो करंट भी क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। लेकिन मन में सवाल यह आता है कि आखिर कितना इंड्यूस्ड होगा। कूलॉम्स लॉ में पढ़े थे क्या, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो पता है कि अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है, लेकिन कितने फोर्स से, तो कूलॉम्स लॉ पढ़े थे ना, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। ऐसे ये कहा क्या कि फ्लक्स चेंज होगा, तो ये तो जान गए भाई साहब कि फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, लेकिन कितना होगा ये बताओ। तो इस बात को जानने के लिए इन्होंने अपना एक सेकेंड लॉ दिया। इन्होंने क्या किया, अपना एक सेकेंड लॉ दिया, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, फैराडेज सेकेंड लॉ। फैराडेज सेकेंड लॉ में इन्होंने क्या बोला, फैराडेज सेकेंड लॉ में इन्होंने बोला कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ कॉइल। इन्होंने क्या कहा, क्या इन्होंने कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड, इन्होंने क्या कहा कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ कॉइल, कि कॉइल के टर्मिनल के बीच में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द rate of change of flux, rate of change in flux through the coil, कि उस कॉइल से होकर के फ्लक्स के रेट चेंज क्या है, उस रेट चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मान लीजिए क्या कि जब टाइम था t1 तो फ्लक्स था कितना, φ1, जब टाइम हुआ t2 तो फ्लक्स हुआ कितना, φ2। तो अगर हम लोग बात करें चेंज इन फ्लक्स का, तो चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ, φ2 माइनस φ1। और अगर हम लोग बात करें किस चीज का, टाइम टेकन का, तो ये कितना होगा, t2 माइनस, तो रेट चेंज इन फ्लक्स जो लिखोगे, ये रेट चेंज इन फ्लक्स क्या लिखोगे, रेट चेंज इन फ्लक्स इक्वल टू लिखोगे चेंज इन फ्लक्स बाय टाइम टेकन। रेट चेंज इन वेलोसिटी एक्सीलरेशन होता है तो वेलोसिटी बाय टाइम लिखते हो ना, तो रेट चेंज इन फ्लक्स जो लिखोगे वो क्या लिखोगे, चेंज इन फ्लक्स बाय कितना, टाइम टेकन। और ये साहब क्या कह रहे हैं, कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो ई होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज के, चेंज इन फ्लक्स बाय टाइम टेकन के, यानी कि रेट चेंज इन फ्लक्स के। तो चेंज इन फ्लक्स कितने का है, φ2 माइनस φ1, और बाय कितना, t2 माइनस t1। बात समझ में आ रहा है। अब यहां से प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा k, और k इंटू φ2 माइनस φ1, और नीचे कितना, t2 माइनस t1 लिखोगे। देखो किसी भी कांस्टेंट का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाउंड होता है, तो यहां देखा गया क्या कि सीजीएस सिस्टम में जो इस कांस्टेंट का वैल्यू है वो 1 आ गया, ठीक ना।
इन सीजीएस सिस्टम, कि इस सीजीएस सिस्टम में क्या देखा गया, सीजीएस सिस्टम में देखा गया कि k इक्वल टू कितना आ गया 1। तो जो हम लोग ईएमएफ लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, सीधे φ2 माइनस φ1 बाई कितना t2 माइनस t1। ये एक फॉर्मूला मिल गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसी में देखो कि इसी को हम लोग E इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं कि नहीं। चेंज इन फाई को डेल्टा फाई, चेंज इन टाइम को डेल्टा टी। और अगर बात करें फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए अगर बात करें, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए अगर बात करें, तो डेल्टा टी टेंडिंग टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी को लिखने का एक तरीका होता है क्या, कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा फाई और बाई कितना डेल्टा टी। तुमको पता है टाइम अगर 0 के आसपास में होगा, बहुत छोटा होगा, तो चेंजिंग भी बहुत छोटा होगा। और बहुत छोटे चेंज को दिखाने के लिए डेल्टा के जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं, डी फाई बाई डी टी। तो अगर ये टाइम इंटरवल में पूछे, अगर टाइम इंटरवल में पूछे, तो टाइम इंटरवल के लिए हमेशा ये फॉर्मूला लगाना है। और किसी पार्टिकुलर टाइम के लिए पूछे, तो पार्टिकुलर टाइम के लिए पूछे तो हमको क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है डी फाई बाई डी टी का। इसमें ध्यान देना, इसमें हम लोग फ्लक्स के केवल मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, इसलिए मॉड लगाएंगे। बाद में आप इसी फॉर्मूला में पढ़िएगा क्या, कि जो ई होता है ये माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। ये बताएंगे आपको लेंज लॉ के बाद, ये बताएंगे आपको क्या, लेंज लॉ में, कि ये माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। हम लोग केवल मैग्नीट्यूड का बात करेंगे। बात समझ में आ रहा है। अब देखो कि हम लोग पढ़े हैं क्या, हम लोग पढ़े हैं क्या भाई, कि जो ई होगा वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डी फाई अपॉन डी टी के बराबर। ओम्स लॉ क्या कहता है अपने पास, ओम्स लॉ कहता है क्या, कि v इक्वल टू कितना होंगे, v को हम लोग यहाँ ईएमएफ इक्वल टू कितना लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं। तो ये कहेगा क्या, कि I इक्वल टू जो होगा वो ईएमएफ बाई कितना रेजिस्टेंस। इसी में क्या करो कि मान लो क्या, कि इफ द रेजिस्टेंस ऑफ क्वाइल, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ क्वाइल को अगर हम लोग मान ले क्या, इज R, अगर रेजिस्टेंस ऑफ क्वाइल कितना है, R है, तो इसमें दोनों तरफ क्या करो, डिवाइड कर दो R से। इधर ये आएगा और इधर का आएगा मॉड डी फाई बाई डी टी और इंटू 1 बाई आर, डिवाइड कर दिए। ये ई बाई आर कितना हो जाएगा, आई, और आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी और इंटू कितना 1 अपॉन, उधर कैपिटल आर लिखे हैं तो इधर भी कैपिटल आर लिखे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये निकल जाएगा करंट कितना, 1 बाई आर इंटू डी फाई बाई डी टी, और ईएमएफ निकालना है तो सीधे डी फाई बाई डी टी। बात समझ में आई कि नहीं। ये है क्या, फैराडे का सेकेंड लॉ, कि ईएमएफ कितना आया उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या कहा, तो रेट चेंज इन फ्लक्स जो होगा वही क्या होगा, चेंज इन ईएमएफ। और करंट निकालने के लिए मान लिया कि जो कॉइल यूज किए हैं उस कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है, ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू आई आर, यानी कि ईएमएफ इक्वल टू कितना, यहाँ के I इक्वल टू ईएमएफ बाई आर से इधर लाए, तो हम इधर भी ईएमएफ है आर से डिवाइड कर दिए, इधर भी आर से डिवाइड कर दिए, तो ये ई बाई आर मिलके क्या हो जाएगा, करंट। तो ये जो है ये क्या है आपका, ये है आपका इंड्यूस्ड करंट, ये है क्या आपका इंड्यूस्ड करंट, और ये जो है आपका, ये है क्या आपका, ये है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ। बातें समझ में आ रही है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, कि एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग इस पर करते हैं। और छोटा सा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है क्या, इफ flux is defined as, if flux is defined as, if flux is defined as phi equal to 3t square minus 2t plus 5, then find the EMF and current through the coil, if the resistance of, if the resistance of coil is, if the resistance of coil is 1 ohm,
कह रहा है कि एक क्वाइल से फ्लक्स जो है वो फाइव इक्वल टू 3t² माइनस 2t प्लस 5 बह रहा है। देखो फ्लक्स वेरिएबल है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम बदलेगा फ्लक्स बदलेगा। तो क्वाइल से फ्लक्स बदलेगा मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और क्लोज्ड क्वाइल है तो करंट भी इंड्यूस्ड होगा। तो कह रहा है अगर क्वाइल का रेजिस्टेंस 1 ओम है तो आप बताइए कि इससे ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा और करंट कितना इंड्यूस्ड होगा। पहला में कह रहा है क्या कि फॉर, ऐसे पहला में कह रहा है क्या कि फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू 5 सेकेंड, t बराबर 0 से 5 सेकेंड में। तो देखो टाइम इंटरवल दे दिया। और दूसरा में क्या कह रहा है कि एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, ये पार्टिकुलर टाइम दे दिया। तो टाइम इंटरवल के लिए जो हम लोग पढ़े हुए हैं, टाइम इंटरवल के लिए जो हम लोग ईएमएफ पढ़े हुए हैं, ये कितना पढ़े हैं, 5 माइनस 5 बाई T2 माइनस कितना T1। तो देखो कि जब टाइम T1 होगा, कितना है T1 दिया हुआ, T1 कितना दिया हुआ है 0, तो यहीं पर फ्लक्स हमको 5 मिलेगा। कैसे, तो ऊपर वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में t के जगह पर कितना पुट कर दो, 0 पुट कर दो, कितना हो जाएगा 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 5, यानी कि ये कितना आ जाएगा 5 वेबर। और अगर T2 इक्वल टू दिया हुआ है अपने पास कितना 5, तो यहां से φ2 कितना मिलेगा 3 इंटू टी के जगह पर 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस कितना 5, ये आ जाएगा 25 दिया 75, 75 में से 10 गया 65, 5 70। ठीक है, अब यहां पर डाल दीजिए, φ2 आया 70, φ1 आया 5, T2 है 5, T1 है 0, 70 में से 5 गया 65, 65 बटा 5 13। और यूनिट क्या लिखेंगे ईएमएफ का, वोल्ट। बात समझ में आ रहा है। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ, करंट पूछ रहा है, तो I इक्वल टू कितना पढ़े हैं E बाई आर, कितना है ईएमएफ, रेजिस्टेंस कितना, यानी करंट कितना 13 एम्पियर का, ये करंट हो गया, ये ईएमएफ हो गया। दूसरा बात क्या पूछ रहा है, एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। अब ये पार्टिकुलर टाइम पे हो गया, तो पार्टिकुलर टाइम पे भाई साहब हम लोग ईएमएफ इक्वल टू कितना पढ़ते हैं डी फाई बाई डी टी। कितना लिखोगे डी बाई डी टी, और फाई के जगह पर कितना है 3t² माइनस 2t प्लस कितना, डिफरेंशिएशन आती है, पावर को पीछे लाओगे 60 हो जाएगा, और माइनस कितना 5 का डिफरेंशिएशन कितना 0। और हम लोग बात करेंगे एट t इक्वल टू कितने पे 3 सेकेंड पे, तो ईएमएफ इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 इंटू 3 माइनस 2, यानी कि 16 वोल्ट का। और अभी पढ़े हैं कि जो I होता है वो कितना होता है ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, ये है 16, रेजिस्टेंस है 1 ओम का, कितना आ गया 16 एम्पियर। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये था आज पूरा का पूरा क्या फैराडेज लॉ। और फैराडेज लॉ पर छोटा सा सवाल, फैराडेज का पहला नियम क्या कहता है कि किसी क्वाइल से फ्लक्स चेंज होगा तो क्वाइल के टर्मिनल के बीच में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और अगर इस क्वाइल को जोड़ देंगे तो क्लोज सर्किट बनेगा, करंट भी बहेगा। दूसरा नियम में इन्होंने कहा कि अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ तो कितना, तो बोला क्या कि रेट चेंज इन फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कांस्टेंट का वैल्यू 1 आ गया, मतलब रेट चेंज इन फ्लक्स जो होगा वही ईएमएफ होगा कितना डी फाई बाई डी टी। एक्चुअली में ये फॉर्मूला जो है ना ए इक्वल टू ये होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, लेकिन ये हम लोग पढ़ेंगे लेंज लॉ के बाद, अभी केवल मैग्नीट्यूड का बात करें। लेंज लॉ क्या कहता है कि जिसके कारण ये करंट इंड्यूस्ड हुआ है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इंड्यूस्ड हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लगातार बढ़ा और फ्लक्स चेंज किया और करंट इंड्यूस्ड हुआ, तो ये इंड्यूस्ड कॉइल भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, वो क्या करे ना जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसी का अपोज करेगा, उसी का विरोध करेगा। तो मान लो ये ऐसे चला तो करंट ऐसे चलेगा तब इसका सपोर्ट करेगा, तो करंट उल्टा इंड्यूस्ड होता है, इसका विरोध करेगा। तो ये है लेंज लॉ, इसको हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। फिलहाल इतना पढ़ के आइएगा, आज के लिए काफी है। मैं उम्मीद करूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब तक रिवीजन कीजिएगा समझ में आएगा, रिवीजन बंद।